हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HD केमिस्ट्री में। हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर और हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रहे थे बोर्ड्स मॉडल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोर्ड्स मॉडल के लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशंस या हम बोल सकते हैं ड्रॉबैक्स। तो लिमिटेशंस ऑफ बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहला लिमिटेशन क्या था बच्चों? सबसे पहला लिमिटेशन था कि बोर मॉडल was applicable only for single electronic species, यानी कि बोर मॉडल केवल ऐसे एटम्स के लिए एप्लीकेबल था जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है ना। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम +2, बेरिलियम +3 एक्सेट्रा। ठीक है, बेरिलियम +3 एक्सेट्रा। तो बोर मॉडल केवल ऐसी स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल था जो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज थी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज थी। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है, तो ये पहला ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक था कि बोर मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन फाइनर डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की फाइन लाइन डिटेल्स बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, थर्ड ड्रॉबैक वाज बोर मॉडल could not explain the splitting of spectral lines in presence of magnetic field, which is known as Zeeman effect। मतलब Zeeman effect को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। एंड स्प्लिटिंग ऑफ spectral lines in presence of electrical field, मतलब कि स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो बोर मॉडल could not explain the splitting of spectral line in presence of magnetic field, which is known as Zeeman effect, and could not explain the splitting of spectral line in presence of electrical field which is known as stark effect। तो Zeeman effect और stark effect को explain नहीं कर पाया था। ठीक है, नेक्स्ट है बोर मॉडल was not according to Heisenberg's uncertainty principle। तो बोर मॉडल हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं था। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी है ना, हम आगे पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उसके अकॉर्डिंग बोर मॉडल नहीं फिट बैठ रहा था। ठीक है, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ लिमिटेशंस थे बोर मॉडल के, आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों हम आगे जा रहे हैं बोर मॉडल से। अगला जो मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसकी तरफ, है ना। तो जो डेवलपमेंट थे, जो उस दौरान डेवलपमेंट हुए, है ना, रिसर्च हुई, तो उस डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हम क्वांटम वेव मैकेनिकल मॉडल की तरफ जा रहे हैं। तो क्वांटम वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जस्ट लाइक एनर्जी या जस्ट लाइक रेडिएशन, जो मैटर होता है उसका भी क्या होता है, डुअल नेचर होता है ना। तो एक कॉन्सेप्ट आया डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस concept just like radiations matter also possess
dual behavior of wave and particle. Matter also possess dual behavior of wave and particle. जैसे कि रेडिएशन का हम बारे में जानते हैं कि रेडिएशन का डुअल बिहेवियर होता था, वेव नेचर भी होता था और पार्टिकल नेचर भी होता था। उसी तरह मैटर का भी डुअल नेचर पॉसिबल है, किसका? वेव का और पार्टिकल का। ठीक है, तो मैटर ऑल्सो पॉसेस डुअल बिहेवियर ऑफ वेव एंड पार्टिकल। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? डी ब्रोगली ने दिया, है ना। तो डी ब्रोगली ने बोला कि भाई जैसे हमारा रेडिएशन का डुअल नेचर होता है वैसे ही मैटर का भी डुअल नेचर होता है। इसका मतलब just like photon possess momentum as well as wavelength, the electron also possess momentum as well as वेवलेंथ। ठीक है, जैसे कि फोटोन होता है, फोटोन एनर्जी का एक क्वांटम जो हम बोलते हैं, फोटोन के पास मोमेंटम भी होता है और वेवलेंथ भी होता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक मटेरियलिस्टिक फॉर्म है, तो उसका भी मोमेंटम होता है और वेवलेंथ होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर हो सकता है, जस्ट लाइक रेडिएशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है, ये बात डी ब्रोगली ने कही। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दी जिसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन। तो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग डी ब्रोगली ने वेवलेंथ को रिलेट किया किससे? मोमेंटम से। तो डी ब्रोगली ने कहा कि वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल विल बी h अपॉन p, है ना, वेयर p इज मोमेंटम। p क्या है? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं उस पार्टिकल का मोमेंटम। तो इस h अपॉन p को हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, है ना। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? mv होता है। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, वेयर m इज मास ऑफ पार्टिकल एंड v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। v क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। h तो आप सब जानते हैं, h क्या होता है? h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन, जो हमें रिलेशन देता है पार्टिकल के वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में रिलेशन। ठीक है, जो हमें रिलेट करता है पार्टिकल की वेवलेंथ और मोमेंटम को। ठीक है, तो इसको हम लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए आप, फिर आगे देखते हैं। चलिए, तो हमारे सामने एक इक्वेशन आई जिसका काम था वेवलेंथ और मोमेंटम को रिलेट करने का। ठीक है, तो उस इक्वेशन को थोड़ा सा हम देखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो हम देखते हैं कि किन पार्टिकल्स के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ सिग्निफिकेंट आएगी और किन पार्टिकल्स के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ सिग्निफिकेंट नहीं होगी। ठीक है, वैसे तो हर मटेरियल, हर मैटर इस सिद्धांत को या इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। ठीक है, हर मैटर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा, लेकिन फिर भी कौन से ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनके लिए ये सिग्निफिकेंट वेवलेंथ नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर हम एक एग्जांपल लें, अ टेनिस बॉल ऑफ मास 66.3 ग्राम, approximately 66.3 gram, a tennis ball of mass 66.3 gram is traveling with a velocity of, let's say, 50 meter per second. Find wavelength फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है, h क्या होगा? 6.626 इंटू 10⁻34, ये होगा जूल इंटू सेकेंड में, डिवाइड बाय मास हमें रखना पड़ेगा केजी में, क्योंकि ऊपर जो है SI यूनिट है तो नीचे भी SI यूनिट में रखना पड़ेगा। तो मास केजी में कितना होगा? 66.3 इंटू 10⁻³ केजी, और वेलोसिटी हम मीटर पर सेकेंड में रखेंगे तो कितना रखेंगे? 50। तो आप देखोगे यहाँ पे तो ये आएगा, ये 6.6 है, ये 66 है, तो ये कैंसिल होगा ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। ठीक है,
ऊपर आ जाएगा 10⁻⁻34, नीचे हो जाएगा 10⁻²। तो ये 10⁻², ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻32 और 1/50। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻34। ठीक है, 2 × 10⁻34, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, 2 × 10⁻34 मीटर आएगा। ठीक है, तो आप देखो ये वेवलेंथ कितनी छोटी है, बहुत शॉर्ट है ये वेवलेंथ। 2 × 10⁻34, इसको एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट करोगे तो एंगस्ट्रॉम में भी ये आएगा 2 × 10⁻24 एंगस्ट्रॉम आएगा। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम में भी देखो आप बहुत छोटा है ये वेवलेंथ, तो ये वेवलेंथ बहुत शॉर्ट आ रही है। इतनी शॉर्ट वेवलेंथ का कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं है, इतनी शॉर्ट वेवलेंथ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो लार्जर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि टेनिस बॉल है, उनके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं होती है। सिग्निफिकेंट मतलब बहुत शॉर्ट आती है, तो वो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है ना। यहीं पर अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में देखें, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में देखें, तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का। तो अगर हम बात करें फॉर इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग विथ velocity of 6.63 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, फाइंड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ फाइंड करते हैं तो लैम्डा = h/mv। h क्या होगा 6.626 × 10⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो 9.1 × 10⁻31 kg इंटू वेलोसिटी दी है 6.63 × 10⁵। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर दो यहाँ से, है ना। 6.63 है ये अप्रोक्सीमेटली, तो 6.63 से कैंसिल कर दिया, ये आएगा आपका कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 1/9.1 इंटू 10⁻26 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 ये हो गया, देखो 10 कितना 26 हो गया, इधर जाएगा +26, तो ये हो जाएगा -8। इसको लिख सकते हैं हम 10/9.1 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.07 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10.7 एंगस्ट्रॉम के लगभग, 10.7 एंगस्ट्रॉम के लगभग हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिग्निफिकेंट वेवलेंथ आ रही है ना। ये वेवलेंथ बहुत शॉर्ट नहीं है, तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट वेवलेंथ आ रही है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, है ना। हम क्या बोल सकते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इज सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए क्या होगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ सिग्निफिकेंट होगी। बट फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ is very short and hence not detectable and is not significant। ठीक है, तो फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ इज वेरी शॉर्ट एंड हेंस नॉट डिटेक्टेबल, उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो क्या होगी, नॉन सिग्निफिकेंट होगी, कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ हर ऑब्जेक्ट के लिए कैलकुलेट की जा सकती है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी और बड़े पार्टिकल्स के लिए, लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए वो एक नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यू आएगी, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये था डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ के और भी फॉर्मूलेज हैं वो देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन देखते हैं हम, डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है 12mv²। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 × काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv² लिख सकते हैं। अगर मैं दोनों साइड m का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा, इधर पे m² v² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2m ke, दोनों साइड मैंने m का मल्टीप्लाई किया था, तो ये हो जाएगा mv²।
तो यहाँ से mv की वैल्यू क्या आएगी, mv की वैल्यू आएगी √2m इंटू के, ये वैल्यू आएगी। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या था, h/mv था। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में h/mv की जगह मैं लिख सकता हूँ √2m के लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। कभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दी हो तो काइनेटिक एनर्जी आप रख सकते हो और मास रख सकते हो पार्टिकल का, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगी। यहाँ पर m क्या है, m है मास ऑफ पार्टिकल, m क्या है मास ऑफ पार्टिकल, और ke क्या है, ke है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है वेवलेंथ का, h/√2m के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q। अगर एक चार्ज पार्टिकल है और जिसका चार्ज q है तो उसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए ये चार्ज q जो है वो v पोटेंशियल डिफरेंस के फील्ड में है, v पोटेंशियल डिफरेंस वाली फील्ड में है, तो v पोटेंशियल डिफरेंस है और चार्ज क्या है q। तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़ोगे काइनेटिक एनर्जी को हम q इंटू v भी लिख सकते हैं। v क्या है, वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो कोई चार्ज पार्टिकल किसी पोटेंशियल डिफरेंस में अगर एक्सेलरेट कराया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी qv के बराबर हम लिख सकते हैं, ये आप फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ लोगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्लेस कर सकते हैं qv से। तो ये जो हमारा फॉर्मूला था लैम्डा इक्वल टू h/√2m ke, इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू h/√2m q इंटू v, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक और फॉर्मूला हो जाएगा फॉर चार्ज पार्टिकल हम लिख सकते हैं 2m√2m qv, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m qv, वेयर m इज द मास ऑफ द पार्टिकल, q इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड v क्या है, v है पोटेंशियल डिफरेंस। v क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस, v है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, v है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा हम बात करें फॉर इलेक्ट्रॉन, तो फॉर इलेक्ट्रॉन हम बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, फॉर इलेक्ट्रॉन अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मुझे चार्ज पता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मुझे चार्ज पता है। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। मास इलेक्ट्रॉन का पता है कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो फॉर इलेक्ट्रॉन हम बात करें तो वेवलेंथ आएगा, सब कुछ वैल्यू रख के, h की वैल्यू रख के, m की वैल्यू रख के, q की वैल्यू रख के, तो ये आएगा √150/v और ये वैल्यू आएगी एंगस्ट्रॉम में। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा फॉर इलेक्ट्रॉन √150/v। v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी √150 पोटेंशियल डिफरेंस और किसमें आएगा, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें हम ऑलरेडी वैल्यू पुट करके हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो √150 पोटेंशियल डिफरेंस एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये था डी ब्रोगली कंसेप्ट के बारे में। होप आपको समझ में आया होगा आज के लेक्चर में। आगे के लेक्चर में हम आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।